नमस्कार। ग्रामर के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एडवर्ब क्लॉज क्या होती है और एडवर्ब क्लॉज को हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए, एडवर्ब क्लॉज कितने प्रकार की होती है। मतलब एडवर्ब क्लॉज के बारे में बहुत सी बातें हैं जो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले एडवर्ब क्लॉज को जानने से पहले हमें एडवर्ब क्लॉज की डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है कि एडवर्ब क्लॉज होती क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्लॉज होती क्या है। तो एन एडवर्ब क्लॉज डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस, कि एक एडवर्ब क्लॉज जो होती है वो एक सेंटेंस में एडवर्ब का काम करती है, या यूँ कह लीजिए कि एन एडवर्ब क्लॉज फंक्शंस एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस, कि जो एडवर्ब क्लॉज होती है वो सेंटेंस में एडवर्ब की तरह फंक्शन करती है। मतलब एडवर्ब क्लॉज का काम एडवर्ब क्लॉज का काम सेंटेंस में वही होता है जो एक एडवर्ब का होता है। फ़र्क इतना है कि एडवर्ब एक शब्द होता है और एडवर्ब क्लॉज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। जैसे इन एग्जांपल्स को देखिए। सबसे पहले हम एडवर्ब के बारे में ही जानेंगे कि एडवर्ब क्या होती है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम एडवर्ब को जानेंगे कि एडवर्ब क्या होती है। देखिए, ध्यान से देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, सी वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलती है। अब ये जो वर्ड है स्लोली, ये हमें इस वॉक्स के बारे में बता रहा है। वॉक्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन या यूँ कह लीजिए कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वह चलती है, कैसे चलती है, स्लोली। तो ये जो वर्ड है, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है, तो इंग्लिश ग्रामर में जो शब्द वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। और इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो जाता है कि जो शब्द वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए, सी वॉक्स वेरी स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे चलती है। अब ये जो शब्द है स्लोली, ये तो इस वॉक जो कि वर्ब है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और ये जो वेरी वर्ड है ये इस स्लोली के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जैसा कि हमने ऊपर वाले सेंटेंस पे देखा था कि स्लोली जो वर्ड है वो इस वॉक्स के बारे में बता रहा था। वॉक्स यहाँ पे सब वर्ब है, आप सब जानते हैं ये बात कि वॉक्स जो है वो वर्ब है। तो जो शब्द वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसको एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्लोली है ये इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये स्लोली भी यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है, लेकिन ये वेरी क्या है? फिर वेरी इस स्लोली के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वह धीरे धीरे चलती है, लेकिन कितनी धीरे चलती है? बहुत धीरे चलती है। तो यहाँ पे जो वेरी वर्ड है ये भी एडवर्ब है। ठीक है, ये भी एडवर्ब है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो शब्द वर्ब के बारे में बताए वो भी एडवर्ब होता है, और जो शब्द हमें किसी एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे वो भी एडवर्ब होता है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। अब ये जो वेरी वर्ड है ये हमें इस ऑनेस्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वह ईमानदार है। कितना ईमानदार है? बहुत ईमानदार है, वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ये जो ऑनेस्ट है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये जो शब्द वेरी ये इस ऑनेस्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो वेरी वर्ड है ये भी एडवर्ब है। तो यहाँ से पता चलता है, यहाँ से एक बात हमें और पता चली कि जो शब्द एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो भी एडवर्ब होता है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे ये सीखने को मिलता है कि जो शब्द वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, जो शब्द एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, जो शब्द एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, मीन्स इन तीनों के बारे में किसी के बारे में भी अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें सेंटेंस में कोई शब्द, तो वो क्या होगा? वो होगा एडवर्ब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, वी केम होम यस्टरडे, हम कल घर पर आए थे, मतलब हम कल घर आए। तो हम ये जो यस्टरडे वर्ड है ये हमें इस केम जो वर्ब है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम घर कब आए, कल आए, यस्टरडे। ये यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, वी केम होम इन द इवनिंग, हम घर शाम को आए। तो ये जो अब शब्दों का समूह है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे थे या यहाँ पे आप एक वर्ड देख रहे थे जो हमें इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो वो एक शब्द अगर होगा तो हम क्या कहेंगे? एडवर्ब। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे शब्दों का समूह है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड में कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है।
ये सिर्फ एक सिंपली एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम कहेंगे इसको। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें इस गेम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हम घर आए, कब आए, इन द मॉर्निंग। अब जो ये अब कब आए, जो इसका आंसर है, कब का जो आंसर है यहाँ पे, वो अब एक शब्दों का समूह है, तो इसको हम कहेंगे फ्रेज। और क्योंकि ये इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसको हम कहेंगे अब एडवर्ब फ्रेज। अभी अगला सेंटेंस देखिए, वी केम होम व्हेन इट वाज रेनिंग। अब है हम घर आए जब बारिश हो रही थी। अभी जो कब का आंसर है, अभी जो वैन का आंसर है वो है व्हेन इट वाज रेनिंग। ये शब्दों का समूह है, ये शब्दों का समूह है। ये अभी भी शब्दों का समूह था ऊपर वाले सेंटेंस में, और नीचे वाले में भी शब्दों का समूह है। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में शब्दों का समूह था, लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब नहीं था उस समूह में, ठीक है। लेकिन अभी जो शब्दों का समूह है, अभी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो वैन का आंसर है, वो उसमें एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। उस ग्रुप में अपना एक टेंस भी है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है इसमें, और ये एक वर्ब है, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्लोज है, ठीक है। और क्योंकि ये इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, तो ये क्या है, ये एक एडवर्ब क्लोज है, ठीक है। ये एक एडवर्ब क्लोज है। तो एडवर्ब क्लोज क्या होती है? एडवर्ब क्लोज एक ऐसे शब्दों का समूह हो सकता है, क्योंकि एडवर्ब क्लोज है ये, तो क्लोज की डेफिनेशन तो हम बहुत पहले सीख चुके हैं कि क्लोज एक ऐसे शब्दों का समूह होता है जो जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और जो एक सेंटेंस का पार्ट हो, ठीक है, जो एक सेंटेंस का पार्ट हो। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो शब्दों का समूह जिसको हम एडवर्ब क्लोज कह रहे हैं, ये एक सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। ये एक पूरा सेंटेंस है, यहाँ से लेके मीन्स ये एक पूरा सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा सेंटेंस था। जो मैंने ब्लू कलर में जो हाईलाइट किया है वो पूरा सेंटेंस है, ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ तक एक सेंटेंस था। और ये जो शब्दों का समूह है, ये व्हेन इट वाज रेनिंग, ये जो शब्दों का समूह है, ये इस ब्लू कलर में जो पूरा सेंटेंस है उसका एक पार्ट है, ठीक है। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, तो ये क्लोज है। और ये इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो हमने ये बात अभी पढ़ी है कि जो शब्द या जो शब्दों का समूह किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वो एडवर्ब होता है। अभी बस एडवर्ब क्लोज है कि एडवर्ब फ्रेज है कि वो एडवर्ब है, वो एक अलग चीज़ है, वो हमें आगे देखने से पता चलती है। अगर वो ऐसा कोई एक शब्द है, मतलब जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई अकेला शब्द है, तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब। कोई शब्दों का समूह है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मान लीजिए, और लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो वो एडवर्ब फ्रेज होगा, जैसे कि इस सेंटेंस में था। और अगर वो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला कोई ऐसा शब्दों का समूह है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है और वो किसी सेंटेंस का पार्ट है, तो फिर वो क्लोज होगा और उसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लोज। तो एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि क्लोज क्या होती है। क्लोज एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसमें एक एटलीस्ट सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और वो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो क्लोज होती है वो डिपेंडेंट भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। मतलब वो अपना स्वतंत्र मीनिंग भी रख सकती है, वो अपना जो है स्वतंत्र मीनिंग कन्वे कर सकती है, और हो सकता है कि उसका जो मीनिंग है वो कंप्लीट तब हो जब वो किसी दूसरी क्लास के साथ उसको जोड़ा जाए, तब कंप्लीट हो उसका मीनिंग। मतलब अगर उसको अकेले को लिखा जाए तो उसका मीनिंग कंप्लीट ना हो, ठीक है। जैसे अगर हम इसी सेंटेंस को लें मान लीजिए, तो इसमें इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लोज, और ये हो गई हमारी एडवर्ब क्लोज। तो अगर हम इसको एक अलग से इसको लिखें व्हेन इट वाज रेनिंग, अगर हम इसको अलग से लिखें और ये सेंटेंस आप जाके किसी के आगे बोलो व्हेन इट वाज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी, तो आपकी बात को नहीं समझेगा, क्योंकि आप उसको पूरी बात नहीं बता रहे, आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। क्योंकि इतना सेंटेंस अगर आप बोलोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, और आपका जो सेंटेंस है आप जो बोलना चाह रहे हैं वो मीनिंगफुल नहीं है। तो ये जो क्लोज है, एडवर्ब क्लोज जो है, ये जो एक डिपेंडेंट क्लोज होती है, ये अपना जो है स्वतंत्र मीनिंग नहीं रखती है, ठीक है। इसका अपना मीनिंग नहीं होता है खुद का। ये अपना मीनिंग तब देती है जब उसको प्रिंसिपल क्लोज के साथ अटैच किया जाता है, प्रिंसिपल क्लोज के साथ लिखा जाता है, और ये प्रिंसिपल क्लोज है यहाँ पे।
ये प्रिंसिपल क्लोज को अगर आप अलग से लिखोगे तो भी एक कंप्लीट मीनिंग होगा इसका। वी केम होम, हम घर आए, कंप्लीट मीनिंग है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्लोज जो होती है इसको अपने मीनिंग के लिए सबऑर्डिनेट क्लोज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लोज को अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए प्रिंसिपल क्लोज की ज़रूरत होती है। दूसरा जो प्रिंसिपल क्लोज होती है वो किसी भी जो है कंजक्शन से शुरू नहीं होती है, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, जो एडवर्ब क्लोज होती है, मीन्स एडवर्ब क्लोज जो है ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज का पार्ट है। ठीक है, ये आपको पता होगा, वैसे मैंने स्टार्टिंग में मुझे बताना चाहिए था। पिछले वीडियो में मैं ये सब कुछ आपको क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है मीन्स एक प्रिंसिपल क्लोज होती है, जैसे ये है। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल क्लोज है, और इसके बाद जो क्लोज होती है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज बनती है। तो ये प्रिंसिपल क्लोज है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज के 3 पार्ट होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। तो नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो में हम एडवर्ब क्लोज पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाउन क्लोज वो होती है अगर ये शब्दों का समूह किसी नाउन का काम कर रहा होता तो ये नाउन क्लोज होती। अगर ये शब्दों का समूह कोई ऐसा समूह होता है जो किसी एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। एडजेक्टिव क्या काम करता है? एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो अगर ये ऐसा समूह होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा होता तो ये एडजेक्टिव क्लोज होती। लेकिन अभी ये काम किसका कर रहा है? अभी ये काम कर रहा है इस एडवर्ब, ये जो वर्ब है केम, इसकी विशेषता बताने का, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का। तो अभी इसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लोज, क्योंकि अभी हमने कुछ एग्जाम्पल से देखा था कि जो शब्द किसी वर्ब की विशेषता बताए उसको हम एडवर्ब कहते हैं, जो शब्द किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताए उसको भी एडवर्ब कहते हैं, और जो शब्द किसी एडवर्ब की भी विशेषता बताए उसको भी हम एडवर्ब कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा शब्द है जो किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बता रहा है उसको तुम कहेंगे एडवर्ब। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्दों का समूह है जो किसी वर्ब की, एडवर्ब की या किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब क्लोज। चलिए अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडवर्बियल क्लोज कि एडवर्ब क्लोज की जो होती हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं एडवर्ब क्लोज। तो देखिए, एन एडवर्ब क्लोज इज एन एडजंक्ट। एडवर्ब क्लोज एक एडजंक्ट होती है। दिस मीन्स इट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस बीइंग ग्रामेटिकली रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि हम इसको सेंटेंस से रिमूव कर सकते हैं, और अगर हम उसको रिमूव भी कर देंगे तो भी सेंटेंस पे ग्रामेटिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्रामेटिकली वो सेंटेंस रॉन्ग नहीं बनेगा। दूसरा, एन एडवर्बियल क्लोज इज ए डिपेंडेंट क्लोज, कि एडवर्बियल क्लोज जो होती है वो एक डिपेंडेंट क्लोज होती है। डिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो अपना खुद का अर्थ नहीं रखती है, उसका अपना खुद का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, वो अगर उसका अर्थ हमें बताना, कन्वे करना है तो उसका अर्थ तभी कंप्लीट होगा जब हम उसको प्रिंसिपल क्लोज के साथ लिखेंगे। अगर उसको अलग से लिखते रहेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तीसरा, एन एडवर्बियल क्लोज यूजुअली स्टार्ट्स विद ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कि जो एडवर्बियल क्लोज जो होती है वो आमतौर पर एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे कि आल्दो, बिकॉज, इफ, अनटिल, व्हेन वगैरह, ये ठीक है इनसे शुरू होती है। अगर इनसे शुरू नहीं है, अगर उस क्लॉज के शुरू में ऐसा कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है तो वो सबऑर्डिनेटिंग जो है एडवर्ब क्लोज नहीं होगी। तो एडवर्ब क्लोज के लिए ज़रूरी बातें हैं ये, जो जिसमें एक महत्वपूर्ण बात है ये कि वो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू होगी। उसके बाद एडवर्ब क्लोज विल कंटेन ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब, कि जो एडवर्ब क्लोज होती है वो कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब को कंटेन करती है, मतलब उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हमें देखने को मिलता है। और ये जो शब्दों का, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि शब्दों का समूह जो होता है वो क्लोज भी होता है और एक फ्रेज भी होता है। फ्रेज भी शब्दों का समूह होता है और क्लोज भी शब्दों का समूह होता है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फ्रेज एक ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, और क्लोज एक ऐसे शब्दों का समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो ये थी एडवर्ब क्लोज की प्रॉपर्टीज़, अर्थात मेन फीचर्स, इसकी हम कह सकते हैं कि विशेषताएं दें। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं एडवर्ब क्लोज के प्रकार क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार की होती है एडवर्ब क्लोज। तो एडवर्ब क्लोज 10 जो है टाइप्स की होती है। पहले एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन या कॉज, फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, फिर एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट,
फिर है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, फिर है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, और फिर है एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंट और प्रोपोर्शन। ठीक है, और ये जितने भी हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलेंगे। अब कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें यह बताता है कि जो मेन जो प्रिंसिपल क्लास में जो वर्ब है उसमें जो एक्शन का बोध हो रहा है उसका टाइम क्या है, तो वो शब्दों का समूह कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। अगर कोई शब्दों का समूह है और वो शब्दों का समूह प्रिंसिपल क्लास में जो वर्ब है उससे जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस एक्शन का जो स्थान बता रहा है कि वो एक्शन कहाँ हुआ था, कहाँ होता है या कहाँ होगा, तो वो शब्दों का समूह करेगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। ठीक है, अगर वो शब्दों का समूह कोई कारण बता रहा है कि भाई जो प्रिंसिपल क्लास में जो एक्शन है वो क्यों हुआ, तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। अगर कोई शब्दों का समूह है जो हमें यह बता रहा है कि प्रिंसिपल क्लास में जो एक्शन हो रहा है, मान लीजिए किसी प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है और वो वर्ब किसी एक्शन को जो है कन्वे कर रहा है, उससे किसी एक्शन का बोध हो रहा है, तो वो एक्शन का ढंग क्या था, वो कैसे हुआ, तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर कहलाएगा वो शब्दों का समूह। और अगर कोई ऐसा शब्दों का समूह है जो प्रिंसिपल क्लास में आई वर्ब का उद्देश्य बता रहा है कि भाई वो काम किस उद्देश्य से हुआ, तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस कहलाएगा। और कोई ऐसा शब्दों का समूह है जो प्रिंसिपल क्लास में जो वर्ब है उससे जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस एक्शन का परिणाम क्या निकला, तो वो जो शब्दों का समूह है वो कहलाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। अगर कोई ऐसा शब्दों का समूह है जो प्रिंसिपल क्लॉज में आई जो वर्ब है और उससे जिस एक्शन का बोध हो रहा है उसके कॉन्ट्रास्ट में कोई चीज़ कही जा रही है, तो वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहलाएगा। इसी प्रकार से तुलना अगर की जा रही है किसी ग्रुप ऑफ वर्ड से, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन कहलाएगा। अगर कोई शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और वो कोई कंडीशन शो कर रहा है कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज में जो एक्शन है, जो वर्ब है, प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है और उस वर्ब से जो एक्शन का बोध हो रहा है वो एक्शन तभी होगा जब इस ग्रुप ऑफ वर्ड में कंडीशन है। मतलब यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड में कंडीशन मिलेगी और यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज में इस एक्शन का बोध होगा। ये एक्शन तभी होगा जब ये कंडीशन पूरी होगी। तो ये जो शब्दों का समूह है, ऐसा शब्दों का समूह क्या कहलाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। और अगर हमें कोई ऐसा शब्दों का समूह है जो हमें मेन क्लॉज में जो वर्ब है उससे जिस एक्शन का बोध हो रहा है वो एक्शन किस सीमा तक जाएगा ये बता रहा है कोई शब्दों का समूह, तो वो शब्दों का समूह क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंट या प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए हम इसको कुछ एग्जांपल्स के द्वारा सीख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो एग्जांपल्स के द्वारा हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो देखिए अभी हम यहाँ तक समझ गए हैं कि क्लॉज क्या होती है, ठीक है, और एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। अब तक हमें ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर हमारी अब तक ये समझ में नहीं आया कि क्लॉज क्या होती है और एडवर्ब क्लॉज क्या होती है, तो फिर हमें फिर से एक बार इस वीडियो को आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से और अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए पहले कि एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। और पहले तो क्लॉज क्या होती है, ये सबसे ज़रूरी है, क्लॉज क्या होती है, और उसके बाद एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आइए। तो इससे आगे वीडियो तभी देखिए जब आपकी समझ में आ जाएगी क्लॉज क्या होती हैं और एडवर्ब क्लॉज क्या होती है। दो चीज़ें आपकी समझ में आ जानी चाहिए यहाँ तक। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम होता है वो एक ऐसे शब्दों का समूह होता है जो किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू, मतलब जो जिस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होगा वो कंजंक्शंस आमतौर पर ये होंगे, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज सून एज। ठीक है, कोई सबऑर्डिनेटिंग, मान लीजिए कोई एडवर्ब क्लॉज है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जो होगी वो भाई एडवर्ब क्लॉज जो होगी वो किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू जरूर होगी। एडवर्ब क्लॉज जो होगी वो किसी ना किसी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से तो शुरू जरूर होगी। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम जिस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होगी वो कंजंक्शंस इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, पहली बात। अब देखिए, द बेल रिंग आफ्टर आई रीच स्कूल, मेरे स्कूल जाने के बाद घंटी बजी। तो यहाँ पे जो एडवर्ब क्लॉज है वो ये है, आफ्टर आई रीच स्कूल। पहली बात तो ये क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है। दूसरी बात, इसमें एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आफ्टर, तो ये एक
क्लोज है और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है। इस तरह से हमें पता चल गया सबऑर्डिनेट क्लोज है। लेकिन ये कैसी सबऑर्डिनेट क्लोज है, तो ये एडवर्ब क्लोज है। एडवर्ब क्लोज में क्यों है ये एडवर्ब क्लोज, क्योंकि ये हमें बता रही है कि घंटी कब बजी। ठीक है, ये वर्ब है ना, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये शब्दों का समूह, तो ये एडवर्ब क्लोज है। अब एडवर्ब क्लोज में क्या है, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है, क्योंकि ये हमें ये बता रही है कि ये जो वर्ब है, ये रिंग, जो ये घंटी बजने का काम है, ये कब हुआ। तो घंटी बजने के काम के, घंटी बजने का ये समय बता रहा है। ये जो शब्दों का समूह है, ये घंटी बजने का समय बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। इसी प्रकार देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अभी ये बिफोर द डॉक्टर केम, ये शब्दों का समूह देखिए, क्योंकि शब्दों का समूह क्लोज होता है। तो ये शब्दों का समूह है जिसमें ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहा आपका। तो पहली बात तो ये क्लोज है। अब ये कैसे क्लोज है, तो देखिए, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्लोज में जो एक्शन हुआ उसके बारे में बता रहा है ये, ठीक है ना, ये हमें इस वर्ब के बारे में बता रहा है। तो ये शब्दों का जो समूह है बिफोर द डॉक्टर केम, ये हमें इस डाई वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कब मरा। तो एडवर्ब क्लोज है। एडवर्ब क्लोज में कौन सी एडवर्ब क्लोज है, तो ये हमें ये डाई मतलब ये कब मरा, तो ये मरने का समय बता रहा है, मरने का समय बता रहा है ये समूह, ये शब्दों का समूह। तो ये भी एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस शब्दों का ऐसा समूह होता है जो मेन क्लोज में आई वर्ब का जो है स्थान बताता है। मेन क्लोज में जिस एक्शन के बारे में हमें बताया गया है, उस एक्शन का स्थान बताता है कि वो कहाँ हुआ था। तो ऐसी जो क्लोज होती है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, उसके मेन कंजक्शंस ये होते हैं वेयर, वेयरएवर, वेंस और विदर। ये वेंस आप कंफ्यूज मत होना कि ये वेंस का मतलब वैन मतलब कब है। तो ये वेंस का मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो इसका मतलब होता है फ्रॉम वेयर। ठीक है, वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर। जैसे मैं कहूँ सी वेंट, वेंस सी हैड कम, जहाँ से वो आई थी वहाँ पे चली गई, मतलब वो चली गई वेन सी हैड कम। इसका मतलब ये है फ्रॉम वेयर सी हैड कम। तो इसका मतलब वेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर। तो चलिए, तो हम इस क्लोज को देखते हैं। देखिए, आई लेफ्ट द कार, मैंने कार छोड़ दी। तो ये तो हमारी प्रिंसिपल क्लोज हो गई, ठीक है ना, ये तो किसी कंजक्शन से शुरू है नहीं। ये जो अगला ग्रुप ऑफ वर्ड है ये एक कंजक्शन से शुरू है। ये देखिए, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये इसका सब्जेक्ट है इस ग्रुप का, और ये इसकी वर्ब है। ठीक है, तो ये एक क्लोज हो गई। पहली बात तो ये एक क्लोज है। दूसरा ये कैसी क्लोज है, तो ये हमें बता रहा है कि मैंने कार छोड़ दी। तो कहाँ छोड़ दी, ये छोड़ी कहाँ मैंने, ये लेफ़्ट कहाँ की, ये लेफ़्ट का प्लेस बता रहा है ये शब्दों का समूह। तो ये लेफ़्ट वर्ब है, तो ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये क्या कैसी क्लोज है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसको क्या कहेंगे, एडवर्ब क्लोज। तो ये एडवर्ब क्लोज है। अब ये प्लेस के बारे में बता रही है। ये एडवर्ब क्लोज किसके बारे में बता रही है, प्लेस के बारे में बता रही है कि मैंने कार कहाँ छोड़ी। तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस हुई। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, यू मे गो। तो ये तो हमारी यू मे गो तो हो गई प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि ये किसी कंजक्शन से शुरू नहीं है, मतलब तुम जा सकते हो। वेयर एवर यू लाइक, जहाँ तुम चाहो। तो ये जो शब्दों का समूह है ये, अभी देखिए ये एक पार्ट है, पूरा सेंटेंस है ना। अब ये इस सेंटेंस का एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया, तो दोनों क्लोज हो गई। एक क्लोज ये हो गई, दूसरी क्लोज ये हो गई। ये किसी कंजक्शन से शुरू नहीं है, तो ये प्रिंसिपल क्लोज हो गई। ये किसी कंजक्शन से शुरू है, तो इसका मतलब ये भी एक क्लोज है, और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अभी देखिए, यू मे गो, तुम जा सकते हो, वेयर एवर यू लाइक, जहाँ तुम जाओ। तो यहाँ पे हमें ये जो शब्दों का समूह है, ये इस गो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि तुम जा सकते हो। तो जाना, यहाँ जा सकते हो, तो कहाँ जा सकते हो ये बता रहा है। तो ये इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जाओ और कहाँ जाओ, ये प्लेस बता रहा है। तो जाना के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें यहाँ पे। तो ये एडवर्ब क्लोज है, ठीक है ना, क्योंकि ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और दूसरी बात, ये इस गो अर्थात जाओ, तो जाने के स्थान बता रहा है, ये स्थान बता रहा है ये शब्दों का समूह। तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस हुआ। उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखिए,
गो वेंस यू केम, तो जाओ। वेंस का मतलब क्या हुआ? फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, जहाँ से तुम आए थे वहाँ जाओ। तो ये जो वेंस यू केम है ये एक एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि ये हमें इस गो के बारे में बता रहा है, गो के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और गो एक वर्ब है। तो जो शब्दों का समूह वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लोज। तो ये एडवर्ब क्लोज है। और उसके बाद ये स्थान के बारे में बता रहा है कि कहाँ जाओ, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन का। तो एडवर्ब क्लोज जैसा कि नाम से ही पता है कि एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन क्या होगा? एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन एक ऐसा शब्दों का समूह होगा जो हमें कारण बताएगा कि मेन क्लोज में जो एक्शन हुआ उसका कारण क्या था, तो ये बताएगा। तो देखिए, आई कुड नॉट अटेंड यू प्रॉपरली, आई कुड नॉट अटेंड यू प्रॉपरली, मैं तुम्हें अच्छी तरह से अटेंड नहीं कर सकता, अर्थात मैं तुम्हारी तरफ अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे सकता। बिकॉज आई वॉज सो बिजी, क्योंकि मैं बहुत ही बिजी था। मैं तुम्हारी तरफ अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे सका क्योंकि मैं बिजी था। तो इसके जो कंजक्शंस होते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन के, वो बिकॉज, सिंस और एज होते हैं। बिकॉज, सिंस और एज, ठीक है। और एक छोटी सी और बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो बिकॉज होता है वो सेंटेंस के बीच में आता है। बिकॉज से कोई क्लॉज शुरू नहीं होती है। हम बिकॉज कंजक्शन से कोई क्लॉज शुरू नहीं करते हैं। कोई सेंटेंस अगर हम इसको ऐसे लिखे बिकॉज आई वाज बिजी आई कुड नॉट अटेंड, तो ये हमें नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज से, हाँ, बिकॉज हम सेंटेंस बिकॉज वाली क्लोज को हम जो है प्रिंसिपल क्लोज के बाद ही लिखेंगे। वैसे जो एडवर्ब क्लोज है उसमें हम एडवर्ब क्लोज को पहले भी लिख सकते हैं और प्रिंसिपल क्लोज को बाद में भी लिख सकते हैं। तो चलो, ये बात हम जो वीडियो ख़त्म होगा उस मतलब उस समय में आपको ये छोटी सी बात है उसको अच्छी तरह से डिटेल में बता के जाऊँगा। तो पहले आप ये देख लीजिए, आई कुड नॉट अटेंड यू प्रॉपरली बिकॉज आई वॉज सो बिजी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से अटेंड नहीं कर सका क्योंकि मैं बिजी था। तो ये जो शब्दों का समूह है, ये जो शब्दों का समूह आप देख रहे हैं, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो पहली बात तो ये क्लोज हुई, ठीक है ना, ये क्लोज हुई पहली बात। तो अब ये कैसी क्लोज है? ये एक ऐसा शब्दों का समूह है जो हमें ये बता रहा है, जो हमें क्या बता रहा है, जो हमें प्रिंसिपल क्लोज में जो एक्शन हुआ, अर्थात ध्यान देने का एक्शन, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे सका। तो क्यों ध्यान नहीं दे सका? क्योंकि मैं बिजी था। तो ये अटेंड जो वर्ब है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ये एडवर्ब क्लोज है, ये एडवर्ब क्लोज है। पहली बात तो ये क्लोज है, हमें तो ये ध्यान देना है ये क्लोज है, ठीक है। फिर ये कैसा फंक्शन कर रहा है, ये जो शब्दों का समूह है क्या फंक्शन कर रहा है? तो ये जो प्रिंसिपल क्लोज में जो वर्ब है उसके बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लोज है। अब उसके बारे में क्या बता रहा है? उसका रीजन बता रहा है, उसका कारण बता रहा है। तो रीजन बता रहा है तो क्या कारण बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन हुआ। उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, सिंस यू से सो आई बिलीव यू, क्योंकि तुम ऐसा कहते हो तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इनमें से देखिए, एक ग्रुप तो ये हो गया और एक ग्रुप भाई ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, ठीक है। दो ऐसे शब्दों के समूह हो गए जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। तो ये इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, लेकिन ये जो शब्दों का समूह है किसी कंजक्शन से शुरू नहीं है। लेकिन ये शब्दों का समूह है, इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से शुरू है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये। तो पहले आप क्लोज पढ़ने से पहले आपको बहुत सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कंजक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। जब कंजक्शंस के जब प्रकार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कंजक्शंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। कुछ कंजक्शंस जो है पेयर में भी यूज होते हैं, उनको हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो कोऑर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं और जो कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं उनसे कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं, और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उनसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं। जो शब्दों का समूह सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है उसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। जो शब्दों का समूह कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है उसको कोऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। जो शब्दों का समूह सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है वो एक सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, और इसका मतलब वो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो या तो सेंटेंस में नाउन का काम कर रही होगी या एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। ये हमें देखना पड़ता है। देखना कैसे पड़ता है कि अगर वो शब्दों का समूह किसी नाउन का काम कर रहा है, वही काम करता है जो एक नाउन करता है, तो वो नाउन क्लोज है। अगर वो शब्दों का समूह प्रिंसिपल क्लोज में आए किसी नाउन की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लोज है। अगर वो शब्दों का समूह नाउन क्लोज में आई किसी वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो एडवर्ब क्लोज है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें
जो है क्लोज का चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। खैर, ये दो समूह बताए हैं मैंने, एक ये समूह है और एक ये समूह है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सा हुआ? सबऑर्डिनेट क्लोज ये हुआ। तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये प्रिंसिपल क्लोज से पहले लिखा हुआ है। तो चलिए हम ये चीज़ यहीं पे देख लेते हैं। तो ऐसा है कि प्रिंसिपल क्लोज होता है, उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लोज में अगर एडवर्ब क्लोज है तो एडवर्ब क्लोज जो है, तो एडवर्ब क्लोज को हम प्रिंसिपल क्लोज से पहले लिख सकते हैं। ठीक है, हम पहले एडवर्ब क्लोज लिख सकते हैं फिर प्रिंसिपल क्लोज लिख सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा आप करने जा रहे हैं कि पहला आप एडवर्ब क्लोज लिख रहे हैं फिर प्रिंसिपल क्लोज लिख रहे हैं, तो एडवर्ब क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज के बीच में कॉमा होना अनिवार्य है, ऐसे कॉमा। लेकिन अगर आप पहले प्रिंसिपल क्लोज लिख रहे हैं फिर एडवर्ब क्लोज लिख रहे हैं तो कॉमा की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस सेंटेंस में ये प्रिंसिपल क्लोज थी, पहले कोई कॉमा नहीं है, उसके बाद ये एडवर्ब क्लोज है। लेकिन इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, एडवर्ब क्लोज पहले लिख रहे हैं फिर प्रिंसिपल क्लोज, तो बीच में देख रहे हैं आप ये कॉमा है यहाँ पे, तो कॉमा होना ज़रूरी है। खैर, ये सिंस यू से सो, क्योंकि तुम ऐसा कह रहे हो मैं तो विश्वास कर लेता हूँ। तुम आई बिलीव यू, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। क्यों करता हूँ? तो ये जो शब्दों का समूह है, ये विश्वास क्यों करता हूँ, विश्वास करना अर्थात बिलीव। क्यों विश्वास करता हूँ, तो ये बिलीव जो वर्ब है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडवर्ब क्लोज है। ठीक है, एडवर्ब क्लोज क्या, क्यों, कौन सी एडवर्ब क्लोज है? तो ये हमें कारण बता रहा है कि विश्वास क्यों करता हूँ, तो विश्वास करने का रीजन बता रहा है, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन है। आगे आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर, कि एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर क्या होती है। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जो हमें मेन क्लोज में आए, जो एक्शन है, जो वर्ब है। एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर ऐसा शब्दों का समूह होता है जो मेन क्लोज में जो वर्ब आ रही है, मेन क्लोज में जिस एक्शन का जिक्र किया जा रहा है उस एक्शन का ढंग बताता है, उस एक्शन के बारे में हम बताता है कि वह एक्शन कैसे होता है। ठीक है, उसके बारे में ढंग बताता है। इसके जो मेन कंजक्शंस होते हैं वो ये होते हैं, एज इफ, एज दो, एज, एज। ठीक है, एज इफ, एज दो और एज। ये जो सेंटेंस है ये थोड़ा ऊपर चला गया लिखते समय, तो चलो हम इसके ऊपर पहले डिस्कस इसी के ऊपर कर लेते हैं। तो ये सेंटेंस मैं अलग लिख के समझा देता हूँ। डू एज आई टेल यू। ठीक है, तो डू एज आई टेल यू, वैसे करो जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। तो ये तो एक, क्योंकि अकेली वर्ब से एक सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, और ये जो शब्दों का समूह है ये तो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया, इसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहेंगे। और ये जो शब्दों का समूह है ये कंजक्शन से शुरू है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और उसके बाद ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो ये जो एक शब्दों का समूह है, ये इसमें एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी है, तो ये एक एडवर्ब क्लोज है, मतलब ये एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, हम ये कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज है। अभी सबऑर्डिनेट क्लोज में कैसी क्लोज है, तो भाई ये बता रही है कि काम कैसे करो। देखो, पढ़ के देखो, डू कि वैसे ही करो, एज आई टेल यू, जैसे मैं तुम्हें कहता हूँ। तो कैसे करो, ये हमें हाउ का आंसर दे रहा है। ठीक है ना, हाउ, कैसे करो, तो हाउ का आंसर हमें क्या मिल रहा है, ये। तो अगर कोई शब्दों का समूह हमें मेन क्लोज में आई वर्ब का, मेन क्लोज में आए कार्य का ढंग बताए, तो उसको हम एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर कहते हैं। तो यहाँ पे ढंग बताया जा रहा है कि ये जो एक्शन है ना, ये जो मेन क्लोज में जो एक्शन है, ये एक्शन है, ये कैसे करो, तो एज आई टेल यू, जैसे मैं कहता हूँ। तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर है, क्योंकि इससे मैनर बताया जा रहा है कि कैसे करना है। उसके बाद ये देखिए, सी बिहेव्स एज दो सी इज़ ए फेरी क्वीन, वह ऐसे व्यवहार करती है मानो कि वो रानी हो। तो देखिए, सी बिहेव्स, ये ग्रुप ये हो गया, एज दो सी इज़ ए फेरी क्वीन, ये एक ग्रुप ये हो गया। ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, एज दो। ठीक है ना, ये हो गया एज दो, और ये इस ग्रुप में है। ठीक है, इसको ये मान के चले कि ये इस ग्रुप में है। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये हो गया। ठीक है, तो ये क्लोज हो गई, और ये कैसी क्लोज हो गई, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सी क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लोज में नाउन क्लोज है कि एडजेक्टिव क्लोज है कि एडवर्ब क्लोज है, ये हम देखेंगे अब इसके फंक्शन के बारे में। फंक्शन की क्या फंक्शन कर रही है, तो भाई देखो, सी बिहेव, ऐसे व्यवहार कर रही है मानो कि वो रानी हो, तो बिहेव। ठीक है ना, ये बिहेव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, कैसे कि बिहेव करने का मैनर बता रही है कि कैसे बिहेव करती है। ठीक है, सी बिहेव्स, वह बिहेव करती है, लेकिन कैसे बिहेव करती है, हाउ, कैसे बिहेव करती है, मानो कि वो रानी हो।
तो ये एडवर्ब, ये जो वर्ब है मेन क्लोज में, इसका ढंग बता रही है, इसका ढंग बता रही है कि वो कैसे बिहेव करती है। तो ढंग बता रही है तो क्या होगा, ये सबऑर्डिनेट क्लोज में ये एडवर्ब क्लोज बन जाएगी, ठीक है ना। और एडवर्ब क्लोज कैसी बनेगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर बनेगी, क्योंकि ये मैनर बता रही है, इस वर्ब का मैनर बता रही है ये, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर बन गई, ठीक है। अगला एग्जांपल देखिए, ही वॉक्स एज ई फीवर मैड, वैसे चलता है मानो पागल हो। देखिए ही वॉक्स, ये क्लोज ही होगी और एक क्लोज होगी ये, ठीक है। ये तो प्रिंसिपल क्लोज है क्योंकि किसी कंजक्शन से शुरू तो है नहीं। अब इसमें देखिए, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ और ये हुई वर्ब, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो ये कैसी क्लोज हो गई, सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में कैसी क्लोज है, तो ये वॉक का ढंग बता रही है। प्रिंसिपल क्लोज में जो वर्ब है ना, ये एक्शन, जिस प्रिंसिपल क्लोज में वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस एक्शन का ढंग बता रही है ये। मतलब वॉक मानी क्या होता है, चलना, तो कैसे चलता है, तो चलने का ढंग बता रही है ये क्लोज। तो ये वर्ब के बारे में बता रही है, ये चलना क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है ये शब्दों का समूह कि कैसे चलता है। तो ये एडवर्ब क्लोज हो गई। और एडवर्ब क्लोज में कौन सी एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि ये ढंग बता रही है, मैनर बता रही है, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस। पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, ये आप सब जानते होंगे। पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। तो जो एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस होती है वो एक शब्दों का ऐसा समूह होती है जो मेन क्लोज में आए, मेन क्लोज में आई वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस एक्शन का पर्पस बताती है, उद्देश्य बताती है। चलो एग्जांपल से ये चीज़ समझ में आएगी। पहले इसके कंजक्शंस देख लेते हैं। ये कंजक्शंस आपको लर्न करने हैं, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, और फॉर फियर दैट। ये कुछ कंजक्शन है जो एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस बनाते हैं। देखिए पहला एग्जांपल है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। तो हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो ये वी ईट, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज हो गई। ये हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और मैंने आपको बताया था सबऑर्डिनेट कंजक्शन उसके बाद आने वाले क्लोज का पार्ट होता है। तो एक ये पार्ट हो गया, एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया। ये तो हमारी प्रिंसिपल क्लोज हो गई, और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और ये इसके बाद सब्जेक्ट है, और ये वर्ब है, और लिव इसी का पार्ट है। ये लिव तो वर्ब हो गया ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी है। तो एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया, दोनों तो ग्रुप हो गए। अब देखिए, अब वी ईट, हम खाना खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो सो दैट वी मे लिव, ये जो शब्दों का समूह है ये हमें ये बता रहा है कि हम खाना क्यों खाते हैं। तो ये खाने का उद्देश्य बता रहा है। तो मेन क्लोज में वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है, ध्यान से सुनिए, ये जो शब्दों का समूह है, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये जो शब्दों का समूह है, ये जो शब्दों का समूह है, ये मेन जो क्लोज है, मेन क्लोज कहाँ है, ये है। तो मेन क्लोज में वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है, ये वर्ब हो गई। तो वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है उस एक्शन का उद्देश्य बता रहा है। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, खाना खाना, तो खाना खाना, ठीक है ना, ये खाना वर्ब हो गई। तो खाना खाने का उद्देश्य बताया जा रहा है कि हम खाना क्यों खाते हैं, किस पर्पज से खाते हैं, ताकि हम जिंदा रह सकें। तो ये हमें डायरेक्टली क्या है कि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, और किस वर्ब के बारे में, मेन क्लोज में जो वर्ब है उसके बारे में। तो प्रिंसिपल क्लोज में जो वर्ब है उसका उद्देश्य बता रही है, ये पर्पज बता रही है। तो ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो ये कैसी क्लोज हो गई, एडवर्ब क्लोज हो गई, क्योंकि वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है, और ये उस वर्ब का पर्पज बता रही है। तो एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज हो गई। उसके बाद ये देखिए, ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे पास द एग्जाम, वह मेहनत करता है ताकि वो एग्ज़ाम पास कर सके। तो ही वर्क्स हार्ड, एक तो हमारी क्लोज ही हो गई। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से बना देता हूँ। ही वर्क्स हार्ड, वह मेहनत करता है, ठीक है। अब ये हमारा कंजक्शन है ये, तो ये इसके बाद जो क्लोज है ये इसी का पार्ट होगा, ठीक, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन ध्यान रखिए, सबऑर्डिनेट कंजक्शन उसके बाद आने वाली क्लोज का पार्ट होते हैं। तो दो ग्रुप बना दिए मैंने, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस था और दो ग्रुप हो गए, जिसमें एटलीस्ट एक सब्जेक्ट एक वर्ब है।
ये ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप नंबर 1 इसमें सब्जेक्ट ये रहा, इसमें वर्ब ये रही। ग्रुप नंबर 2 इसमें सब्जेक्ट ये रहा, इसमें वर्ब ये रही, ठीक है। और ग्रुप नंबर 2 में एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो ये कैसी क्लोज हो गई, ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गई, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज हो गई। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज में कैसी क्लोज है, तो ये हमें बता रही है कि मेहनत करने का उद्देश्य, कि वो मेहनत करता है किस उद्देश्य के लिए करता है, ताकि वो पास हो सके। तो ये जो ग्रुप नंबर 2 है, ये जो ग्रुप है, ये हमें मेहनत करने का पर्पज बता रहा है। अर्थात मेहनत करना क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो ये जो शब्दों का समूह है, ये इस वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसके बारे में, ठीक है। अब ये वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये कैसी क्लोज हुई, एडवर्ब क्लोज। और एडवर्ब क्लोज में कौन सी क्लोज हुई, एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस, क्योंकि मेहनत करने का पर्पज बता रहा है कि वो किस पर्पज से उद्देश्य करता है, किस पर्पज के लिए। तो वो एग्जाम पास करने के लिए मेहनत करता है, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पज हो गई। आगे है एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट शब्दों का ऐसा समूह होता है जो हमें प्रिंसिपल क्लोज में आई एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताता है। प्रिंसिपल क्लोज में जो एडजेक्टिव और एडवर्ब आया है उसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए जो कंजक्शन का यूज़ करते हैं वो कंजक्शन थोड़ा सा समझने लायक है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी हम डीपली समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए जो कंजक्शन यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं सो, और सो के बाद जो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज में जो एडजेक्टिव एडवर्ब आया वो, और उसके बाद दैट। तो देखिए ये हमारा सेंटेंस है, ही वर्कड सो हार्ड दैट ही स्कोर्ड 80% मार्क्स। तो यहाँ पे हमारी अगर प्रिंसिपल क्लोज निकालेंगे हम, तो यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल क्लोज निकलेगी ही वर्कड हार्ड, ठीक है। उसने कठिन मेहनत की, ठीक है। इसका मतलब उसने कठिन मेहनत की, उसने मतलब अच्छी मेहनत की, जम के मेहनत की। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, ठीक है। ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, और ये जो हार्ड वर्ब है, हालांकि हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, हम इसको एडजेक्टिव के रूप में भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है एडवर्ब के रूप में, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। ये यहाँ पे वर्क जो वर्ब है इसकी विशेषता बता रहा है, इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ये एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब है यहाँ पे। अगर इसके बाद ये ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, उसके कठिन मेहनत करने का क्या फल निकला, क्या परिणाम निकला, ये बात हम अगर आगे लिखेंगे एक क्लोज के रूप में, ठीक है, तो हम ये यूज़ करेंगे सो और दैट। और सो और दैट के बीच में जो प्रिंसिपल क्लोज में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब है वो। तो देखिए हमने ये सो, भाई आगे हम ये कहना चाहते हैं कि उसने इतनी मेहनत की कि उसे 80% मार्क्स मिले, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो उसे 80% मार्क्स मिले, हम ये बताना चाहते हैं। तो ही गोट 80% मार्क्स, तो ये हमारी क्लोज बन गई ये। तो कंजक्शन हमने कहाँ लगाया, कंजक्शन हमने सो दैट यूज़ करना है, सो दैट। तो सो और दैट, ये सो दैट यूज़ करेंगे, इसके बीच में हम ये जो एडवर्ब या एडजेक्टिव जो आ रहा है प्रिंसिपल क्लोज में वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा, ही वर्कड सो हार्ड, देखिए सो हार्ड दैट, ठीक है। और उसके बाद ही स्कोर्ड 80% मार्क्स, ठीक है। हमारी जो सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगी वो बनेगी कि उसे 80% मार्क्स मिले। अब कि उसे 80% मार्क्स मिले, ये तो एक, अगर आप सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि उसे 80% मार्क्स मिले, उसने 80% मार्क्स प्राप्त किए, तो ये एक इनकम्प्लीट जो है सेंटेंस होगा, इनकम्प्लीट मीनिंग होगा कि उसे 80% मार्क्स मिले, एक इनकम्प्लीट मीनिंग होगा। तो इसलिए सबऑर्डिनेट क्लोज है। और सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सी क्लोज है, एडवर्ब क्लोज है, क्योंकि ये किस प्रिंसिपल क्लोज में हमारा कोई एडजेक्टिव एडवर्ब आएगा उसकी ये विशेषता बताएगा। अभी यहाँ पे जो ये जो हमारी क्लोज है, ये प्रिंसिपल क्लोज का जो एडजेक्टिव है ना, ये हार्ड, इसकी विशेषता बता रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि उसने जो मेहनत की, हार्ड मेहनत की, उस हार्ड जो ये हार्ड काम किया, हार्ड, ठीक है ना, ये हार्ड काम किया, जोर का जो काम किया, इसका रिजल्ट क्या निकला। तो ये हार्ड का ये यहाँ पे ये जो वर्क का विशेषता नहीं बता रहा है, ये वर्क की विशेषता नहीं बता रहा है कि कैसे काम किया, यहाँ पर ये हार्ड का भाई कितना काम किया, इसका क्या परिणाम निकला, इस हार्डनेस का क्या परिणाम निकला, ये बता रहा है। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, देखिए अगला सेंटेंस है, ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट एवरीबॉडी प्रेजेस हिम, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज निकाल के लाएंगे तो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज निकलेगी ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है।
ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, ये सब्जेक्ट हो, ये लिंकिंग वर्ब हो गई, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब अगर हम आगे ये बताना चाहें क्लोज के द्वारा कि इसके ऑनेस्टी का, ये इसके ऑनेस्ट होने का क्या परिणाम है निकला, तो क्या परिणाम निकला, तो इसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है, ये परिणाम निकला। वो ईमानदार है, उसकी ईमानदारी का परिणाम ये निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है। तो ये परिणाम, ये इसका परिणाम निकला, ये इसका एडजेक्टिव का परिणाम निकला। तो यहाँ पे भी हम सो और दैट कंजक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे आगे हम जो बताना चाहते हैं वो लिख देंगे, एवरीबॉडी प्रेजेस हिम, ठीक है। और सो और दैट के बीच में यहाँ पे ये जो कंजक्शन है ये यूज़ करेंगे, ऑनेस्ट। तो हमारा सेंटेंस देखो ये बन गया, ही इज़ सो ऑनेस्ट दैट, ठीक है। तो ये सो दैट और ये एडजेक्टिव और दैट एवरीबॉडी प्रेजेस हिम। अब हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लोज बनेगा वो बनेगा कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है। तो अगर आप इतना ही कहेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति उसकी प्रशंसा करता है तो ये तो एक इनकम्प्लीट मीनिंग कन्वे करेगा, मीनिंग इसका कंप्लीट नहीं है इस शब्दों के समूह का। तो इसलिए सबऑर्डिनेट क्लोज है। यहाँ पे ये ऑनेस्ट की विशेषता बता रहा है, ये क्लोज ऑनेस्ट जो है, ईमानदार जो है, ईमानदारी का एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि उसकी ईमानदारी का क्या परिणाम निकलता है। तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ फ्रेजिलिटी इस तरह से हम बनाते हैं। उसके बाद एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल क्लोज होती है। अब देखिए मैं आपको यहीं पहले इसके कंजक्शंस देख लेते हैं। एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट या कंजक्शन के जो कंजक्शन होते हैं वो ये होते हैं, दो, ऑल्दो और इवन दो, ठीक है, ये कंजक्शन होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये है हमारा एक शब्दों का समूह और ये है हमारा दूसरा ग्रुप, ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया हमारा, ठीक, और ये दूसरा ग्रुप हो गया। इसमें कंजक्शन कहाँ पे नहीं है, इस ग्रुप में कंजक्शन नहीं है, यहाँ पे ही इज़ वेरी एक्टिव, इसमें कंजक्शन नहीं है। अब इसमें कंजक्शन नहीं है तो ये प्रिंसिपल क्लोज है और ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है क्योंकि इसमें ऑल्दो कंजक्शन है, ठीक है। अब कॉन्ट्रास्ट कहाँ पे, देखिए ही इज़ वेरी एक्टिव, वह बहुत ही एक्टिव है। अब ये एक्टिव है, अब एक्टिव है तो क्या होना चाहिए, मतलब इसके कॉन्ट्रास्ट में आप क्या बात लिखोगे, वो एक्टिव है। एक्टिव के कॉन्ट्रास्ट में मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्टिव है, बहुत अच्छा एक्टिव है, सक्रिय काम कर, बहुत सक्रिय रहता है, फुर्तीला रहता है, तो इसके अगर इसके मतलब इसके अनुसार ही अगर आप कोई बात बताना चाहेंगे तो क्या बताना चाहेंगे, भाई वो यंग है। अगर आप बता रहे हैं कि वो यंग है तो इसके सपोर्ट में ही बात हो गई। लेकिन अगर इसके कॉन्ट्रास्ट में आपको कोई बात बतानी पड़े तो आप क्या बताओगे, भाई वो एक्टिव है, और इसके कॉन्ट्रास्ट में हम ये बता सकते हैं भाई वो बुजुर्ग है। भाई बुजुर्ग होगा तो एक्टिव नहीं होना चाहिए ना, तभी तो कॉन्ट्रास्ट में होगा, तो वो बुजुर्ग है। तो यहाँ पे ये जो क्लोज होगी हमारी, ये जो क्लोज होगी, जो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, हम यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लोज हम यूज़ करेंगे वो सारा शब्दों का समूह ये जो एक्टिव है ना, ये प्रिंसिपल क्लोज में जो एडजेक्टिव आ रहा है इससे उल्टी बात बताएगा। तब यहाँ पे आप देखिए, ऑल्दो ही हैज़ क्रॉस्ड 70, यद्यपि उसने 70 क्रॉस कर लिया, ही इज़ वेरी एक्टिव, वो फिर भी एक्टिव है। अब यहाँ पे सारा शब्दों का समूह, ये जो सारा शब्दों का समूह है ना, ये इस एक्टिव वर्ड के कॉन्ट्रास्ट में है। देखो भाई 70 क्रॉस कर ली तो उसे एक्टिव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो एक्टिव है, तो ये उल्टी बात है ना, कॉन्ट्रास्ट में है ये बात। इसी प्रकार से ये है, अगला सेंटेंस देखिए, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है, दो ही इज़ पुअर, और ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है। अब इसमें कोई कंजक्शन है नहीं इस ग्रुप में, इसमें कंजक्शन है, ये रहा। अब इसमें एडजेक्टिव कहाँ है, कॉन्टेंटेड मान क्या होता है, संतुष्ट। अब कोई व्यक्ति संतुष्ट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट है तो हम इसके फेवर में क्या कह सकते हैं, भाई वो अमीर होगा, उसके पास गाड़ियाँ होंगी, उसकी इनकम अच्छी होगी, यही बात बताएंगे। लेकिन संतुष्ट के हम अगर कोई शब्दों का समूह ऐसे बता रहा है तो वो तो कॉन्ट्रास्ट में नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब संतुष्ट है, इसके उल्टा, भाई इसके उल्टा अगर कोई बात बताएगा तो ही तो वो कॉन्ट्रास्ट में जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होगा कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी वो ही संतुष्ट, ये जो एडजेक्टिव होगा इसके उल्टा बताएगी। तो देखिए, दो ही इज़ पुअर ही इज़ कॉन्टेंटेड, यद्यपि वो गरीब है लेकिन वो संतुष्ट है। अब संतुष्ट है तो कैसा होना चाहिए, उसको अमीर होना चाहिए, तभी तो संतुष्ट होगा। लेकिन ये जो क्लोज है, ये यहाँ पे जो क्लोज है, ये इसके कंटेंट के उल्टा जा रही है, कॉन्ट्रास्ट में है ये शब्दों का समूह जो है। तो इस तरह से एडवर्ब क्लोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट और कंजक्शन हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन।
कंपैरिजन में हम जो कंजक्शन यूज करते हैं वो करते हैं एज और सो एज। वहाँ यहाँ पे भी वही है जो एडवर्ब क्लोज ऑफ कौन सा था वो, एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट। एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट में हम ये कंजक्शन यूज करते थे सो दैट। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम सो और एज या एज और एज। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी ऐसा ही क्या होगा कि जैसे वहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज का एडजेक्टिव एडवर्ब हम यहाँ यूज़ करते थे, यहाँ पे भी हम यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्रिंसिपल क्लोज का कोई भी एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब हम यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस देखिए, सी इज़ नॉट सो रूड एज हर मदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए सी इज़ नॉट रूड, ये हमारे ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज निकल के आ गई। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी रूड, सी इज़ नॉट रूड, ये रूड मनी होता है कठोर। तो अगर इसके बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कैसी देंगे कि इस रूडनेस की हम किसी दूसरे व्यक्ति के रूडनेस से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आगे लिखेंगे एक और क्लोज, वो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज होगी, वो शब्दों का समूह, और वो शब्दों का समूह जिससे कनेक्ट करेंगे तो हम या तो सो की यूज़ करेंगे या हम एज का। बात मतलब यहाँ पे हम ये होता है कि अगर हम कोई अफर्मेटिव में कोई तुलना कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम एज यूज़ करते हैं, और नेगेटिव में कोई कंपैरिजन कर रहे हैं तो सो एज यूज़ करते हैं। तो देखिए सी इज़ नॉट रूड, और किसी के साथ भी हम तुलना करेंगे तो वो हम यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए उसकी माँ के साथ तुलना कर रहे हैं तो हर मदर इज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको जब जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ेंगे तो हम, ये नेगेटिव है तो सो एज जोड़ेंगे, तो हम ये जो एडजेक्टिव आप देख रहे हैं इससे पहले सो लिखेंगे, फिर ये एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर हम एज लिखेंगे, और उसके बाद आगे का जो आगे की क्लास है वो लिखेंगे। ऐसा यहाँ पे है, सी इज़ नॉट सो रूड एज हर मदर। अब इज़ यहाँ पे अंडरस्टूड है। ठीक है, या इज़ यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो इसके लिए थोड़ा सा और एडवांस होना पड़ेगा ग्रामर में। तो यहाँ पे इज़ अंडरस्टूड है, सी इज़ नॉट सो रूड एज हर मदर इज़। तो यहाँ पे अब इसी तरह से ये है, सी इज़ एज बोल्ड एज हर फादर। ठीक है, तो यहाँ पे बोल्डनेस की तुलना हो रही है, और यहाँ पे अफर्मेटिव है, देखो नोट नहीं है ना, तो यहाँ पे एज यूज़ किया गया है। तो इस तरह से तीसरा सेंटेंस भी आप इसी तरह से जज कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगला देखिए, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो कंडीशन की भूमिका निभाती है। अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज में जिस कार्य के बारे में बताया जा रहा है, मतलब ये जो ग्रुप शब्दों का समूह होगा ना, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, मतलब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ये जिसको हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे यहाँ पे, मतलब ये जो शब्दों का समूह होगा, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जिस शब्दों का, ये जो शब्दों का समूह जो एडवर्ब क्लॉज होगा, ये शब्दों का समूह जो है वो प्रिंसिपल क्लॉज में आई जो एक्शन है, प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब से जिस एक्शन का बोध हो रहा है, ये एक्शन की कंडीशन बताएगा कि ये अगर एक्शन किस कंडीशन में होगा। ठीक है, जैसे देखिए इफ़ यू वर्कड यू विल पास। अब देखिए यू विल पास, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, ये हमारी हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, क्योंकि इसमें कंजक्शन है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब हो गई। यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं है, ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब यू विल पास, तुम पास हो जाओगे, लेकिन ये पास कब हो जाओगे, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में इसकी कंडीशन मिलेगी। मतलब दूसरा इसके साथ ये देखिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड अटैच है इसके साथ। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये कंडीशन बता रहा है इस जो प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब है इसके पूरा होने की। ये जो काम है ना, ये पास का काम, ये इस कंडीशन के आधार पे होगा कि ये कंडीशन अगर पूरी होगी ना तो ये वर्ब, मतलब ये जो एक्शन है ये पूरा होगा, ये बात पूरी होगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये पांच जो वर्ब है इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है ये शब्दों का समूह जो है ये इस वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस रूप में दे रहा है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस रूप में दे रहा है कि ये कंडीशन बता रहा है कि ये जो वर्ब है ये किस कंडीशन, ये कब पूरी होगी, ये कंडीशन पूरी होगी तब, कि मतलब वो कठिन मेहनत करेगा ना तो वो पास होगा, इस तरह से। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, आई शैल गो इफ़ सी इन्वाइट्स मी। देखिए आई शैल गो एक क्लोज हो गई,
इफ़ शी इनवाइट्स मी, दूसरी क्लोज हो गई। अब ये जो प्रिंसिपल क्लोज है इसमें जो एक गो वर्ब है ये कब पूरी होगी, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है गो के बारे में। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे दे रही है कि ये जाना वर्ब तब होगी जब ये कंडीशन पूरी होगी। इसी तरह से आप इस सेंटेंस को भी इसी तरह से समझिए। चलिए एक और लास्ट रह गया हमारा एडवर्ब क्लोज ऑफ एक्सटेंट या प्रोपोर्शन। तो ये यहाँ पे बताएगा कि मतलब एडवर्ब क्लोज ऑफ एक्सटेंट ये होता है कि एक शब्दों का समूह होता है और ये हमें बताता है कि प्रिंसिपल क्लोज में जो वर्ब है उसका विस्तार कितना है। ठीक है, उसका विस्तार कितना है। तो देखिए प्रिंसिपल क्लोज है द कूलर इट इज़, मतलब इट इज़ कूलर। हमारी जो प्रिंसिपल क्लोज है ना वो ऐसे बनेगी, इट इज़ कूलर। ठीक है, मतलब ठंड है। अब ठंड है तो कितनी ठंड है, ये ठंड कहाँ तक जाएगी, कि कहाँ तक इसकी सीमा है। तो ये बता रहा है सबऑर्डिनेट क्लोज हमारा द हायर यू हो, मतलब जितनी ऊंचाई तक जाओगे। मतलब ये जो कूलिंग की जो सीमा है वो ऊंचाई, हमें ऊंचाई के द्वारा ये सबऑर्डिनेट क्लोज बता रही है कि इसकी ये यहाँ पे देखो एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। ये शब्दों का समूह प्रिंसिपल क्लोज में जो एडजेक्टिव है ना, इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। और ये एडजेक्टिव की विशेषता किस रूप में बता रहा है कि ये जो एडजेक्टिव से जिस बात का बोध हो रहा है उसकी सीमा क्या है, उसकी लिमिट क्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एडवर्ब क्लोज ऑफ एक्सटेंट सीमा बताता है प्रिंसिपल क्लोज में है एडजेक्टिव की। तो ये थी हमारी एडवर्ब क्लोज। अगले वीडियो में हम कुछ और सीखेंगे क्लोजेस के बारे में और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर इस वीडियो के बारे में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है या कोई क्वेरी है किसी टॉपिक के बारे में या कोई ऐसी बात बताई गई है जो आपकी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो तक आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए और आप उसको टाइमली देख सकें। और इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जो भी हैं उनको आप इस वीडियो के द्वारा जो नॉलेज मिली, जो ज्ञान है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर आपको नॉलेज मिली है तो ज़रूर दूसरे को भी मिलेगी। अगर आपको नहीं मिली है तो फिर वो आपको देखना है। ठीक है, लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।